गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोगों ने सेल्स की ट्रांजैक्शन अच्छे से सीख ली होंगी। और अब सेल्स की ट्रांजैक्शन के बाद नंबर है परचेज की ट्रांजैक्शन का। तो परचेज की ट्रांजैक्शन आज की हमारी इस क्लास में आपके साथ में चर्चा में होंगी और साथ ही साथ बात करेंगे परचेज की ट्रांजैक्शन में कैसे जीएसटी के कंपोनेंट को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरे पास में आप लोगों के अच्छे अच्छे रिप्लाई आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग वो सब पढ़ाई कर रहे हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपके इन जो रिप्लाईज हैं, इन रिप्लाईज को पाने से हमें एक अच्छी हिम्मत मिल रही है कि आप लोगों तक जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से पहुंच रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन में हमें ध्यान रखना है कि परचेज हम लोग इंटर स्टेट कर रहे हैं या इंट्रा स्टेट कर रहे हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही बातों पर हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। जो इंटर स्टेट परचेज होती है, उस इंटर स्टेट परचेज का मतलब होता है जब परचेज दो स्टेट्स के बीच में हो रही हो, मतलब गुड्स का मूवमेंट दो स्टेट्स के बीच हो रहा हो। मतलब मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में और परचेज करके लाया मैं दिल्ली से। तो दिल्ली से जब मैं परचेज करके लाया तो ये जो परचेज होगी मेरी, इस परचेज को हम बोलेंगे इंटर स्टेट परचेज। जबकि मैं यूपी में रहता हूं और मैंने गुड्स यूपी से ही परचेज किया तो ऐसी परचेज को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट परचेज, मतलब लोकल परचेज। जैसा कि सेल में भी हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो यहां पर भी लोकल परचेज और इंटर स्टेट परचेज का जिक्र होगा। सेम ऐसे ही जैसे वहां पर हमने बात की थी कि जब इंटर स्टेट होगी तो इसमें एक टैक्स लगता है जिसका नाम होगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर मैंने लोकल परचेज की तो यहां पर दो टैक्स लगेंगे, एक लगेगा CGST और दूसरा लगेगा SGST। मतलब जो टोटल टैक्स है उस टैक्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, एक टैक्स को CGST बोलेंगे और एक टैक्स को SGST बोलेंगे। तो इस तरीके से परचेज की यहां पर दो तरीके होंगे। अच्छा, साथ साथ में जब हम इसकी टैली पर एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनाते समय हमें लेजर्स को भी उसी तरीके से नाम देने होंगे। मतलब परचेज के लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो परचेज के लेजर क्रिएट करते समय हमें परचेज रेट वाइज लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। 0% की परचेज का अलग बनाना पड़ेगा, 5% की परचेज का अलग, 12% का अलग, 18% का अलग और 28% का अलग। इस तरीके से हमें ये अलग अलग रेट वाइज लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे परचेज के। ऐसा क्यों, हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया, आज भी बता देते हैं। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल को अगर आपसे मैनेजमेंट कहने लगे कि बताइए जी बताइए 12% वाली कितनी परचेज थी, तो आप कैसे बता पाओगे। तो रेट वाइज जो डिटेल है वो सप्लाई होती हैं आपकी एनुअल रिटर्न में भी। जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न जा रही है वहां पर भी आपको बताना पड़ता है 12% की परचेज कितनी थी, 18% की परचेज कितनी थी। और एवरी मंथ जो रिटर्न जाती हैं जीएसटी की उसके अंदर भी इनका जिक्र जाता है। तो इसलिए आपको इनके सेपरेट लेजर बनाना ही फायदेमंद होता है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं इसमें जो टैक्स लगने वाला है, जो टैक्स लगेगा, इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। जी हाँ, जब मैं परचेज करने जाता हूं और बायर से सामान खरीदता हूं, जब मैं खरीदता हूं सेलर से सामान, मैं तो बायर हूं, तो जब उस सेलर से सामान खरीदूंगा तो आप देखिए मैं उसे दो अमाउंट पे करके आने वाला हूं। एक उसका पैसा गुड्स का और दूसरा टैक्स का पैसा, क्योंकि वो सेल कर रहा है। जैसे हमने सेल की थी, जब हमने सेल की थी तो हमने अपने कस्टमर से दो चीजें ली थी। कौन कौन सी दो चीजें? एक हमने उससे अपने गुड्स का पैसा लिया था और दूसरे हमने उससे टैक्स का पैसा लिया था और हमने वो टैक्स जमा किया था गवर्नमेंट को। ठीक उसी तरीके से आज जब मैं गुड्स परचेज करने जा रहा हूं तो मुझसे भी मेरा जो क्रेडिटर है, मेरी जो पार्टी है, वो मुझसे दो अमाउंट लेने वाली है। एक मुझसे वसूल करेगी गुड्स का पैसा और दूसरा मुझसे वसूल करेगी टैक्स का पैसा। तो ये जो टैक्स मैं देकर आ रहा हूं अपने सप्लायर को, इस टैक्स को हम लोग नाम देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हां, बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में इसे ITC के नाम से जाना जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट
मैं वहां से खरीद कर ला रहा हूं, खरीद कर ही ला रहा हूं, क्योंकि एक तो गुड्स परचेज करके ला रहा हूं, गुड्स का पैसा दिया मैंने और साथ के साथ मैंने टैक्स दिया। अब यहां एक कंफ्यूजन आपके सामने आ जाएगा। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है जी, एक टैक्स तो मैं बायर उधर अपने सप्लायर को देकर आ रहा हूं और दूसरा टैक्स मैं यहां गवर्नमेंट को दे रहा हूं, क्योंकि सेल के समय जो मुझे पार्टी से रिकवर हुआ वो तो मैंने उठा करके गवर्नमेंट को दे दिया, और ये कौन सा टैक्स है जो मैं सप्लायर को देकर आ रहा हूं, जिससे मैं माल खरीद रहा हूं। तो मुझे तो दो दो टैक्स देने पड़ रहे हैं। सेल्स के समय का टैक्स उठा करके मैं गवर्नमेंट को देता हूं और परचेज के समय का टैक्स उठा करके मैं सप्लायर को देता हूं। तो सप्लायर वहां से गवर्नमेंट को जमा करता है। तो क्या गवर्नमेंट दो दो टैक्स लेती है? ऐसा होता था पहले वैट में, लेकिन जीएसटी में इस प्रोविजन को बदल दिया गया। यही जो टैक्स लेने की परंपरा है, इसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब ये कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था पहले, आजकल ये चलन नहीं है। अब जीएसटी आ जाने से अब एक ही समय पर टैक्स जाएगा। तो फिर उस टैक्स का क्या होगा? जो टैक्स मैं बायर को देकर आया हूं, वो टैक्स जो मैंने वहां उस सेलर को पे किया है जिससे मैंने गुड्स खरीदा, क्योंकि बायर तो मैं था। तो इस टैक्स का क्या होगा? इस टैक्स के लिए कहा गया, देखो जी, इस टैक्स को आपने नाम दिया है आईटीसी का, और जब आप पे करके आए हो तो इस टैक्स का आपको बेनिफिट मिलेगा उस लायबिलिटी के अगेंस्ट जो लायबिलिटी आपकी अराइज हो रही थी सेल्स करने से। मतलब सेल्स के समय जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया वो आपकी लायबिलिटी थी, और परचेज के समय जो आप जीएसटी पे करके आए वो आपकी एक एसेट क्रिएट कर रही है, और जो टोटल लायबिलिटी है उस लायबिलिटी में से इस एसेट को माइनस कर देना और नेट अमाउंट टैक्स की आपको पे करनी होगी। मतलब क्या है? मतलब तो हम ये समझ लेंगे, लेकिन अब हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो लायबिलिटी मेरे यहां इकट्ठी होती थी सेल्स के नाम से, इस लायबिलिटी को सिर्फ मुझे कैश में ही पे नहीं करना, कैश के अलावा एक और चीज है जिससे मैं इस लायबिलिटी को पे कर सकता हूं, और वो चीज है आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब परचेज के समय इकट्ठा किया हुआ टैक्स, मतलब वो टैक्स जो मैं अपने सप्लायर को पे करके आया, तो वो टैक्स मैं इकट्ठा करता रहूंगा, परचेज करके लाता रहूंगा और उस टैक्स को इकट्ठा करता रहूंगा, और बाद में जितना मुझे लायबिलिटी मेरे सर पर बनेगी उस लायबिलिटी में से इस इनपुट को माइनस कर दूंगा और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन नहीं लेगी। ठीक है, ये बात हम समझ गए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अब मुझसे डबल टैक्सेशन नहीं लेगी, बल्कि परचेज के समय पर जो भी मेरे पास में आईटीसी इकट्ठा होगा उस आईटीसी को मैं यहां रख लूंगा अपनी किताबों में आईटीसी बना करके, और सेल्स के समय पर जो भी मुझे लायबिलिटी अराइज होगी उस लायबिलिटी से इसको माइनस कर दूंगा। चलिए, कौन सा आईटीसी मुझे मिलेगा, कौन सा आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा? मतलब किस परचेज को करने पर मुझे आईटीसी मिल जाएगा और किस परचेज को करने पर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा? क्या मुझे एसेट्स खरीदने का भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? और क्या मेरे एक्सपेंसेस जो हैं, कई बार टेलीफोन एक्सपेंसेस पर भी टेलीफोन कंपनी जीएसटी लगा देती हैं, तो क्या उसका आईटीसी भी मुझे अवेलेबल होगा? इन सब मुद्दों के लिए तो आप हमारे जीएसटी कंसेप्ट की क्लास ले सकते हैं, वहां पर इन पर हमने डिटेल में चर्चा की है। यहां पर तो हम आपको बता रहे हैं कि इस आईटीसी को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा टैली के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर हमारा जो पर्पस है वो आपको टैली सिखाना है। तो चलिए, टैली के अंतर्गत इस आईटीसी को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, एक तो हम ये जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे इसके लिए जो लेजर क्रिएट हम कर रहे हैं वो लेजर कैसे क्रिएट किए जाएंगे। तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमने इसे इनपुट का ही नाम दे दिया। मेरे पास में इनपुट कई तरीके का हो सकता है। मेरे पास इनपुट हो सकता है 5% वाला, 12%, 18%, 28%, या और भी कोई स्पेसिफिक रेट हो तो उसका भी इनपुट मेरे पास में हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने टैली पर चलते हैं और इन लेजर्स को क्रिएट करेंगे। और ये लेजर्स कहां क्रिएट होंगे? जो इनपुट के लेजर हैं, क्या ये आज गवर्नमेंट के ड्यूज हैं? गवर्नमेंट के ड्यूज तो नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के सर पर मेरे एडवांसेस हैं, तो ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही क्रिएट होंगे।
ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही इनको क्रिएट करेंगे, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही मैंने अपने लायबिलिटी के लेजर क्रिएट किए हैं। तो आज मैं अपने एसेट के लेजर भी वही क्रिएट करूंगा और इससे मैं अपने सारे के सारे लायबिलिटी के ड्यूज को क्लियर करने वाला हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत। चलिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस में ये लेजर क्रिएट हो गए, परचेज के लेजर क्रिएट होंगे परचेज में। तो और परचेज की एंट्री कहां बनने वाली है? परचेज की एंट्री बनेगी मेरी F9 में। जी हां, उसके लिए एक सेपरेट फील्ड दे दिया गया है F9, जहां पर आज हम परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सर, क्या परचेज सेल की तरह उधार और नगद नहीं होती? हाँ, ये सवाल तो है। परचेज सेल की तरह उधार और नगद हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है जी। मैं नगद किसी से माल खरीद कर ला सकता हूं, मैं उधार माल खरीद कर ला सकता हूं। जो मुझे जानता है वही तो मुझे उधार माल बेचेगा मार्केट में। जो मुझे जानता ही नहीं है वो मुझे उधार माल कैसे बेच देगा? तो कई बार मैं परचेज नगद लाता हूं और कई बार मैं परचेज उधार करके लाता हूं। तो आइए नगद परचेज के बारे में भी जानते हैं, उधार परचेज के बारे में भी जानते हैं। लेजर क्रिएट करते हैं फटाफट और परचेज को चढ़ाना सीखते हैं टैली पर, कि टैली पर कैसे चढ़ाया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि परचेज को चढ़ाना, सेल को चढ़ाना बड़ा क्रूशियल टास्क है। जैसे ही आप इन्हें चढ़ा लेते हैं तो आप ये मानकर चलें 30 से 35% अकाउंटिंग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। फिर 30 से 35% के बाद बाकी की अकाउंटिंग कहाँ होती है? बाकी चढ़ाना होता है हमें बैंक, जिसमें पार्टीज के पेमेंट आते हैं और जिनको हम सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं उनके। तो पार्टीज के लेजर क्लियर करने के लिए हमें वहां पर उन बैलेंसेस को चढ़ाना होता है, उस बैंक को चढ़ाना होता है। तो वो बैंक की एंट्रियां भी हम यहाँ सीखेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। हम बैंक की एंट्रियां भी सीखने वाले हैं। फिलहाल में तो गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि परचेज की ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे कैश की ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो। चलिए, हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर में जब हम पहुंचते हैं तो हम पहुंचेंगे परचेज के पेज पर। अब परचेज के पेज पर पहुंचने के बाद में हम यहाँ एंट्री चढ़ाने वाले हैं। हमारे पास में 16 अप्रैल एक डेट पड़ी हुई है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर पड़ा हुआ है। तो और इसमें इनवॉइस नंबर की क्या डेट थी वो डेट हमें यहाँ डालनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर 16 अप्रैल को मैं ये एंट्री बना रहा हूँ तो सप्लायर के इनवॉइस की डेट इससे पहले ही होगी। मतलब माल मैंने या तो 16 तारीख को खरीदा है या उससे पहले परचेज किया है, उसके बाद तो हो नहीं सकती। तो वो डेट हम यहाँ डाल देंगे। लेट सपोज 16 ही तारीख सप्लायर के इनवॉइस की डेट थी, वो हमने यहाँ डाल दी। और उसके बाद में अब वो मुझसे पूछ रहा है क्रेडिट करने के लिए। अब हम फिर से गोल्डन रूल पर चलते हैं। गोल्डन रूल पर जब मैं गुड्स परचेज करके लाता हूं तो क्या एंट्री बनेगी? गुड्स परचेज करने पर फटाफट देख लेते हैं क्या एंट्री बनती है। एक एंट्री लगाते हैं यहां पर, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी से मैंने गुड्स खरीदा, उधार खरीदा है। तो मोहन एंड कंपनी कौन है? देने वाला। और गुड्स क्या है? आने वाला। तो बताइए, गुड्स डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट? गुड्स होना चाहिए डेबिट और मोहन एंड कंपनी क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। आप अच्छे से समझ गए होंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर हम हर क्लास में आपको ये बात बता रहे हैं। तो मोहन हो जाएगा, मोहन एंड कंपनी हो जाएगी क्रेडिट और गुड्स हो जाएगी डेबिट। और आने वाली गुड्स को हम लोग बोलते हैं परचेज। तो परचेज को आज कर लेंगे हम डेबिट और मोहन एंड कंपनी को कर लेंगे क्रेडिट। चलिए, मोहन एंड कंपनी मेरे पास बना हुआ नहीं है। सबसे पहले मोहन एंड कंपनी का लेजर बना लेते हैं। मोहन एंड कंपनी का हमने लेजर क्रिएट किया और ये किया सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया। और जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर में हमने ये लेजर क्रिएट किया, वो हमसे एड्रेस पूछ रहा है मोहन एंड कंपनी का, वो अभी हमें नहीं देना। तो मोहन एंड कंपनी से हमने कितने का माल परचेज किया? लेट सपोज 26,000 रुपये का मैंने गुड्स परचेज किया मोहन एंड कंपनी से। अब ये गुड्स किस रेट का था, उस रेट का मैं एक लेजर क्रिएट कर लूंगा। और उस परचेज का नेचर क्या था? लोकल परचेज थी या इंटर स्टेट परचेज थी, वो भी मैं यहाँ देख लूंगा। चलिए, एक लेजर क्रिएट करते हैं 12%, क्योंकि 12% ही सेल्स हमने सीखी थी। तो आज हम 12% परचेज ही करेंगे, क्योंकि जिस रेट का गुड्स हमने परचेज किया उसी रेट का गुड्स हमने सेल किया। 12% परचेजेस, 12% परचेजेस। और कौन सी? लोकल। मैंने लोकल परचेज है, लोकल परचेज किसके अंदर डालूंगा मैं?
परचेज अकाउंट के अंदर डालूंगा। इन्वेंट्री इफेक्ट होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। नाम मुझे नहीं पता क्या है इन्वेंट्री के आइटम का, इसलिए उसे मैंने स्किप कर दिया। हाँ देखो ना, मैं यहाँ पर जैसे जाता हूँ, ये इन्वेंट्री एलोकेशन में मुझसे नाम पूछ रहा है, तो मुझे अभी नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप वो बनाएंगे और वो डाल देंगे। चलिए हम स्किप करके आगे निकल जाते हैं, अभी के लिए आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जब इन्वेंट्री करेंगे वहाँ हम देखेंगे इन्हें और इन्वेंट्रीज को बनाना सीखेंगे हम तब। तो 12% परचेज लोकल, 26,000 रुपये का माल मैंने खरीदा, लेकिन इस पर तो 12% टैक्स लगने वाला था। आइए अब 12% टैक्स लगाते हैं 26,000 रुपये का। अगर 25,000 का 12% लगाया था तो कितना लगाया था? हमने लगाया था 3,000, तो 26,000 का 12% कितना होता है? 3120 रुपये। सर कैलकुलेशन कैसे करें? कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी। तो 3120 रुपये और 26,000 में 3120 जुड़े तो कितना आया? 29,120 रुपये, जिसमें 26,000 की परचेज है और लोकल है तो इनपुट सीजीएसटी, लोकल है तो इनपुट सीजीएसटी, वो भी 6% वाला, क्योंकि टैक्स 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो चलिए इनपुट सीजीएसटी, और ये किसके अंदर? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बना दिया मैंने, जिसमें कितना? 1560 रुपये, 1560 रुपये। और एक और इनपुट एसजीएसटी 6% वाला, तो ये भी बन गया ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। तो इस तरीके से मैंने 2 लेजर क्रिएट कर लिए, एक इनपुट सीजीएसटी और एक इनपुट एसजीएसटी, जैसा कि हमने सेल में भी किए थे। वहां पर हमने पेबल के किए थे, यहाँ इनपुट के कर रहे हैं क्योंकि वो लायबिलिटी थी और ये मेरे पास में एसेट क्रिएट हो रही है। वहाँ वो क्रेडिट हो रहे थे, यहाँ पर ये डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि इसका नेचर उसके नेचर से बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए 2 लेजर ये क्रिएट हो गए और मेरा ये, चलिए ये बिल नंबर सप्लायर का कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 1560 ऐसे ही डाल दिया। 1560 तो अमाउंट है, छोड़ो ना, 120 डाल देते हैं। बिल नंबर 120 हमने ये डाल दिया और ये एंट्री बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितनी आसान थी ये एंट्री बनानी। अगर मेरे पास में परचेज का इनवॉइस आया है तो मुझे उसे ऐसे चढ़ाना है। पार्टी को क्रेडिट करूंगा फुल अमाउंट से और डेबिट करूंगा अपनी परचेज को सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू से, और बाकी टैक्स को टैक्स के अंदर कर डाल दूंगा। इस तरह से ये एंट्री बना देंगे। अब चलो दूसरी परचेज करते हैं। हो सकता है दूसरी परचेज मैंने कैश में की है, तो आइए कैश में परचेज करते हैं। दूसरी कैश में परचेज करते हैं। तो क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है कैश को, क्योंकि मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश को करूंगा क्रेडिट, और कैश को क्रेडिट करेंगे तो कितने से क्रेडिट करेंगे? सपोज करो मैं दिल्ली गया था, मैं यूपी का पर्सन हूं, दिल्ली गया था, वहां से जाकर के नगद माल खरीद कर लाया, क्योंकि दिल्ली मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं वहां से नगद माल परचेज करके ले आया। तो मैंने कितने का माल खरीदा? 10,000 रुपये का, और इसके ऊपर मुझे 12% आईजीएसटी देकर आना पड़ा। जी हाँ, मुझे 12% आईजीएसटी देकर आना पड़ा। तो 10,000 में 12% आईजीएसटी 11,200 रुपये में पे करके आया, 11,200 पे करके आया, और लेकर क्या आया? परचेज लेकर आया, वो भी 12% वाली। लेकिन क्या ये 12% वाली लोकल परचेज है? नहीं, ये आईजीएसटी परचेज है, क्योंकि लोकल तो तब होती जब मैं अपने ही स्टेट से खरीदता। ये तो मेरा आईजीएसटी परचेज है। तो यहां पर मैं एक अकाउंट बनाऊंगा अब, 12% परचेज आईजीएसटी की परचेज कर ली मैंने 12%, और परचेज अकाउंट के अंतर्गत बना लिया। और इन्वेंट्री मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता, क्योंकि इन्वेंट्री की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो चलिए कितने की परचेज करी? 10,000 रुपये की परचेज मैंने। अब वो मुझसे पूछ रहा है इनपुट क्या करे होगा, क्या इस बार इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होंगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं लोकल नहीं परचेज करी, मैंने परचेज की है कौन सी? मैंने परचेज की है इंटर स्टेट। तो अब की बार मेरा जो क्रिएट होगा वो इनपुट आईजीएसटी होगा। तो इनपुट आईजीएसटी, और वो भी कितना? 12%। इनपुट आईजीएसटी 12% ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बन जाएगा।
और इस तरीके से मेरे पास में एक और लेज़र क्रिएट हो गया इनपुट का। अब देखो इनपुट के 3 लेज़र बने, लोकल के लिए CGST और SGST का इनपुट और इंटर स्टेट के लिए IGST का इनपुट। इस तरीके से 3 लेज़र मेरे पास बनकर तैयार हो गए। चलिए ये 1200 रुपये और बिल नंबर कुछ भी हो सकता है कि बिल नंबर 6 कुछ भी डाल दूँ क्योंकि अभी हमारे पास बिल नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास बिल हैं, आप तो अपने डाउनलोड सेक्शन में जाकर के बिल ले सकते हो, तो आप वहाँ से लेकर के एंट्री बनाओ ना। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। चलिए ये एंट्री मेरी बनकर तैयार हो गई। तो एंट्री बनकर तैयार हो जाती है, ये एंट्री हमारी बनकर तैयार हो जाती है और इस एंट्री के साथ ही हम जानते हैं कि अब मेरे पास में एक इनपुट रखा हुआ है और एक आउटपुट रखा हुआ है। आउटपुट में मेरे पास में लायबिलिटीज रखी हुई हैं और इनपुट में मेरे पास में एसेट्स रखी हुई हैं। परचेज के समय जो इकट्ठा हुआ वो इनपुट और सेल्स के समय जो इकट्ठा किया मैंने लोगों से ले लेकर के वो आउटपुट। गवर्नमेंट कहती है जब आप सेल करते हो तो मैं आपसे GST लेता हूं। सेल के समय आप पर ड्यूटी लगाई गई है कि आप GST मुझे दो और परचेज के समय पर उस पर्सन पर लगाई गई है कि वो GST लेगा। तो एक बार तो मैं सेल करके कलेक्ट करता हूं और परचेज करके अपने सप्लायर को देकर आता हूं। इस तरीके से एक तरफ मैं GST देकर आऊंगा और एक तरफ मेरे पास में GST पे करने के लिए होगी। तो अब पे करने वाली GST में से अपने उस इनपुट का मैं फायदा ले लूंगा और बाकी बचा हुआ बैलेंस मैं पे कर दूंगा एट द मंथ एंड। ये कब करना होगा, इसके लिए एक स्टिपुलेटेड डेट दी गई है GST में, वहां ये पेड करना होगा। खैर ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो अकाउंटिंग करना है। हमने अकाउंटिंग करके बता दी कि जी देखो हमारे पास इतना इनपुट रखा हुआ है, इतना आउटपुट रखा हुआ है, आप नेट ऑफ करके देख लो कितना लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी है। तो हमने सीखा परचेज के अंदर कैसे परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जरा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। या तो कैश में परचेज करा होगा गुड्स या तो उधार परचेज किया होगा। अगर कैश में गुड्स परचेज किया है तो समझ लीजिए कैश में जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो कैश में गुड्स परचेज करने के लिए मैं या तो अपनी स्टेट में जाता हूं या तो दूसरी स्टेट में जाता हूं। अगर अपनी स्टेट से मैंने गुड्स खरीदा तो मैं CGST और SGST पे करके आऊंगा, जिसका मुझे इनपुट मिलेगा CGST और SGST का। और अगर मैं दूसरी स्टेट में गया तो वहां से मैं करके आऊंगा IGST का इनपुट लेकर आऊंगा। लेकिन यह भी कुछ कानूनी दाव पेच की वजह से माना जाता है कि हर एक परचेज का आप इनपुट नहीं ले सकते। अब वो कौन से ऐसी चीजें हैं जिनका इनपुट नहीं लिया जा सकता, ये एक अकाउंटेंट को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपनी किताबों में जब एंट्री बना रहे हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये इनपुट कैसे लिया जाएगा। अब एक सवाल जो बहुत समय से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा और अगर नहीं चल रहा तो हम डाल देते हैं। सवाल है कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक पर्सन जो हर एक पर्सन जिससे मैं गुड्स परचेज करता हूं वो रजिस्टर्ड पर्सन ही हो। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है सर? वो होता है रजिस्टर्ड पर्सन जिसने GST में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कुछ ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन GST में है ही नहीं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो हमने कहा देखो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से गुड्स परचेज करके लाते हो जिसका GST में रजिस्ट्रेशन है तो वो हम आपको ट्रीटमेंट बता चुके हैं, सेल्स की भी और परचेज की भी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से माल परचेज करके लाते हो जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जिसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब जो GST का इनवॉइस नहीं इशू करता, तो ऐसे व्यक्ति के केस में जब आप गुड्स परचेज करके लाओगे, ध्यान रखना, जब आप गुड्स परचेज करके लाओगे तो जाहिर सी बात है आप उसे टैक्स पे करके नहीं आओगे, क्योंकि उसके पास तो GST का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसके पास तो अधिकार ही नहीं है कि वो आपसे
टैक्स वसूल कर सके। जब उसके पास अधिकार ही नहीं और आपने उसे टैक्स ही नहीं दिया तो आप इनपुट टैक्स का भी क्रेडिट नहीं ले सकते। अब ऐसी परचेज को आपको ऐसे ही अपनी किताबों में लेना होता है, लेकिन अब जब आपने उस परचेज को ऐसे ही ले लिया तो उसका इनपुट आप नहीं लोगे, तो उस परचेज की एंट्री क्या बनेगी? बड़ी सीधी एंट्री है, बड़ी ही सीधी। इनपुट वाली एंट्रियां हटा दो वहां से। आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो तो फिर आप उसे नहीं दिखा सकते। अब उसे कब दिखाया जाएगा, कब नहीं दिखाया जाएगा, ये जीएसटी वालों का इशू है, उसे वहां छोड़ दो। लेकिन आपको तो रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं चाहे आप रजिस्टर्ड से खरीदते हैं, तो आपको अपनी किताबों में दोनों ही तरीके की परचेज की एंट्री करनी है। चाहे आपने रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा, चाहे आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा, तो दोनों ही एंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे। जब रजिस्टर्ड से खरीदा तो उसकी एंट्री हमने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दी है, इनपुट का क्रेडिट कैसे लिया जाएगा वो दिखा दिया है। जबकि अनरजिस्टर्ड वाले केस में आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, विदाउट इनपुट के आप इस एंट्री को बना दोगे। और कैसे बनाओगे वो हमने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ परचेज को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, या परचेज को डेबिट करना है और पार्टी को क्रेडिट करना है, और आप इस एंट्री को बना दोगे। तो इस तरीके से हमारी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। हमने आपको सारी कंडीशन बता दी, जब आप कैश में खरीदते हो, जब आप उधार खरीदते हो, जब आप इंटर स्टेट खरीदते हो, जब आप विद इन द स्टेट खरीदते हो, जब आप रजिस्टर्ड से खरीदते हो, जब आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो। और अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो हमारे मेल बॉक्स care@expertclass.in में जाकर के लिखो और हमसे पूछो कि सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, आप हमें बता दो इस बात को कि इस एंट्री को कैसे बनाया जाएगा। अगर कोई कंडीशन मुझसे छूटी है तो आप मुझसे पूछो ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आपके मेल्स मेरे पास पहुंचते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हो आप लोग। तो प्लीज आप लोग इस क्लास को पढ़ो और पढ़ने के बाद में मुझसे पूछो अपने डाउट्स और जानो कि कैसे परचेज और सेल को रिकॉर्ड किया जाएगा। आज की क्लास में हम आपके साथ में यही विराम लगा रहे हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट के साथ, कुछ एडिशनल एंट्रीज के साथ और अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स के साथ। क्योंकि अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स, आपको सिर्फ सेल परचेज रिकॉर्ड करना काफी नहीं है, अब आपको कुछ और कंसेप्ट सीखने जरूरी हैं ताकि आप एक अच्छी अकाउंटिंग की तरफ कदम बढ़ा सको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी जोश के साथ जहां पर आप खूब तन्मयता के साथ पढ़ रहे होंगे और हम आपको उसी जोश के साथ पढ़ा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।